आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में अरविंद का शैक्षिक चिंतन किस प्रकार से दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने उनके द्वारा जो शिक्षा के उद्देश्य दिए गए थे उन पर विचार विमर्श किया था। अब उनमें से जो शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्य बताए हैं वे किस प्रकार से हैं ये देखिए। आध्यात्मिक विकास आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य है। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य मानव विकास के अंतिम 3 सोपान हैं, आनंद, चित्त और सत्य। जो कल उन्होंने बताए थे आंतरिक विकास के उद्देश्य चित्त, बुद्धि और मन, ठीक है। वही आध्यात्मिक विकास के जो उद्देश्य उन्होंने 3 बताए हैं। इसके जो सोपान है यह है आनंद, चित्त और सत्य है। श्री अरविंद के अनुसार आनंद वह स्थिति है जिसमें मनुष्य सुख दुख की अनुभूति करता है, और चित्त वह चेतना शक्ति है जिससे मनुष्य अपने जगत के और सत्य के स्वरूप को जानता है, और सत्य शुद्ध अस्तित्व का नाम है। सत्य केवल ईश्वर को प्राप्त है, इसलिए सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ये तीनों आध्यात्मिक स्तर हैं। इन स्तरों पर पहुंचने के लिए श्री अरविंद ने कर्म योग एवं ध्यान योग को साधना बताया है, और इन दोनों मार्गों पर चलने के लिए मनुष्य के लिए योग क्रिया, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान और समाधि की आवश्यकता बताई है। इनके अनुसार यह शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। अगर इन सब योग क्रियाओं का पालन करते हुए मनुष्य अपने जीवन में चले तो वह जो उनके लिए योग साधना है, ईश्वर की प्राप्ति है, सत्य की जो प्राप्ति है वह कर सकता है। अब शिक्षा की पाठ्यचर्या जो बताई है शिक्षा की पाठ्यचर्या श्री अरविंद ने शिक्षा के 5 उद्देश्य भौतिक, प्राणिक, मानसिक, आंतरिक और आध्यात्मिक विकास बताए हैं। इनकी दृष्टि से इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित रूप से प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने एक विस्तृत एवं समन्वित पाठ्यचर्या प्रस्तुत की। भौतिक विकास के लिए ये पाश्चात्य विज्ञान एवं तकनीकी को आवश्यक समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे भी पाठ्यचर्या में स्थान दिया है, परंतु इनका स्पष्टीकरण था कि उससे भी अधिक महत्व वस्तु होती है हमारी अपनी संस्कृति, जो योग की संस्कृति है। उसके अभाव में हम पाश्चात्य भौतिक विज्ञान का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, और इनके द्वारा प्रस्तुत जो पाठ्यचर्या है हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। भौतिक विषय, इस पाठ्यचर्या में इन्होंने जो भौतिक विषय बताए हैं वह निम्नवत हैं। भौतिक विषय मातृभाषा एवं राष्ट्रीय भाषा,
इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित विज्ञान, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि उद्योग, वाणिज्य और कला, आदित्य जी ने जो भौतिक विषय बताए हैं मनुष्य के जीवन में जिनकी आवश्यकता है, जिनके ज्ञान के द्वारा वह अपने जीवन में सक्षम हो सकते हैं और भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, वह निम्नवत से बताए गए हैं। मातृभाषा एवं राष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय महत्व की भाषाएं, इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र, गणित विज्ञान, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, उद्योग, कृषि और उद्योग, वाणिज्य और कला, इन सब विषयों को उन्होंने अपनी पाठ्यचर्या में शामिल किया है, जिसका ज्ञान प्राप्त करने के वह महत्वपूर्ण प्रयास करते थे और चाहते थे कि इन सब विषयों को सभी बालकों को पढ़ना चाहिए। वहीं भौतिक क्रियाएं बताई हैं उन्होंने। भौतिक क्रियाओं में खेल कूद, व्यायाम, भौतिक क्रियाएं हैं खेल कूद, व्यायाम, ठीक है, और उत्पादन कार्य या कुछ भी कार्य शिल्प हो, उत्पादन कार्य एवं शिल्प, शिल्प के जो कार्य होते हैं हाथों द्वारा किया गया कोई भी कार्य, हस्त कौशल जिसमें वर्णित होते हैं। वहीं आध्यात्मिक विषय वेद है, उपनिषद है, गीता, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, विभिन्न देशों के धर्म एवं दर्शन, इन सब का भी पाठ्यचर्या में इन सबको भी व्यवस्थित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं जैसे भजन है, कीर्तन है, योग की क्रियाएं हैं, ध्यान, समाधि, इन सबको पाठ्यचर्या में स्थान दिया गया है। परंतु इन सब विषयों को अध्ययन एवं क्रियाओं का प्रशिक्षण एक दिन में नहीं किया जा सकेगा। श्री अरविंद आश्रम में उसे निम्नलिखित रूप से रखा गया है। जैसे प्राथमिक स्तर पर जो उन्होंने पाठ्यचर्या प्रस्तुत की थी, उसमें जो प्राथमिक स्तर है उस पर मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है एवं चित्रकला, खेल कूद, व्यायाम और बागवानी, भजन व कीर्तन, इन सबको प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उन्हें सिखाना शुरू किया जाता है। वहीं जो माध्यमिक स्तर है उन्होंने उसमें किस प्रकार के विषयों को व्यवस्थित किया है,
सामाजिक अध्ययन एवं चित्रकला, खेल कूद, व्यायाम, बागवानी, कृषि, अन्य शिल्प, भजन कीर्तन और ध्यान, योग, इन सब विषयों को उन्होंने माध्यमिक विषय जो माध्यमिक स्तर होता है उन पर व्यवस्थित किया गया है उनकी पाठ्यचर्या में। वहीं जो उच्च स्तर की पाठ्यचर्या है निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है, जैसे अंग्रेजी साहित्य है, फ्रेंच साहित्य है, गणित भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान का इतिहास है, सभ्यता का विकास है, जीवन का विज्ञान है, समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है, भारतीय व पाश्चात्य दर्शन बताया गया है, अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं विश्व का एकीकरण किस प्रकार से है इस बारे में बताया गया है, कृषि एवं अन्य जो शिल्प हैं, भजन एवं कीर्तन, ध्यान एवं योग, इन सभी को उच्च स्तर की पाठ्यचर्या के विषयों में स्थान दिया गया है। अब उन्होंने जिस प्रकार से इन विषयों को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से इनका व्यवस्थित ज्ञान हो, क्या क्रम है, इसके लिए कुछ शिक्षण विधियां भी बताई हैं। शिक्षण विधियां। श्री अरविंद विकास सिद्धांत में विश्वास करते थे। इनके अनुसार विकास के 7 सोपान होते हैं: द्रव, प्राण, मानस, अधिमानस, आनंद, चित्त और सत। मनुष्य में इनमें से तीसरे सोपान पर होता है, उसे अंतिम मानस आनंद की प्राप्ति, चित्त और सत सोपान पर चढ़ना शेष रहता है। इसके लिए ये स्वस्थ शरीर, निर्मल मन और संयमी जीवन को आवश्यक मानते थे। इस दिशा में बढ़ने के लिए उसे किस ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी यह 3 तत्व आवश्यक समझते थे। सामान्य ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने के लिए इन्होंने शिक्षण के विधियों के संबंध में श्री अरविंद के जो विचार हैं वे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हैं। कहीं तो वे प्राचीन शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, वहीं कर्मिक विधि के भी अर्थात विषय अध्ययन के भी। अतः 1-2 विषयों का अध्ययन प्रारंभ करने की बात करते थे। कहीं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को आध्यात्मिक विकास के लिए भी अनेक विषयों की जो क्रियाएं हैं उन्हें आवश्यक समझते थे। इसी प्रकार एक और ये बच्चों की शिक्षा का विधान उसकी बौद्धिक शक्तियों के आधार पर करते थे, वहीं दूसरी ओर योग की क्रिया के महत्व को स्वीकार करते थे, परंतु व्याख्यान और अन्य मौखिक विधियों के प्रयोग की जो स्वीकृति देते थे, लेकिन इस शर्त के साथ कि किसी भी स्थिति में बच्चों को कोई भी क्रिया रटाई नहीं जाएगी, अपितु उन्हें स्वयं प्रयत्नों से आत्मसात कराया जाएगा। जो भी ज्ञान या उपदेश या प्रवचन हैं वह बच्चों को समझाए जाएंगे, अपितु रटाए नहीं जाएंगे। इसके लिए ये प्राथमिक स्तर पर कानी विधि का प्रयोग किया करने की बात कहते थे। ये पाठ्य पुस्तक प्रणाली के लिए भी समर्थक थे और इस सब का कहना था कि पहले पुस्तकों से बच्चे रटेंगे नहीं, अपितु उनका जो प्रयोग है सहायक एवं संदर्भ या ग्रंथ के रूप में करेंगे। स्वाध्याय विधि को अपनाने के समय भी इस बात पर ध्यान देने के लिए कहते थे कि इनकी दृष्टि से योग क्रिया सीखने की जो उत्तम विधि है, इसमें भी वह सब क्रिया और चिंतन तर्क को आधार मानते थे और स्वयं बच्चों को इस चीज के लिए अग्रसर करते थे कि वह प्रयत्न और स्वयं समझकर हर ज्ञान को ग्रहण करें, अपितु रटने से जो दूर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्वयं सब क्रिया द्वारा सीखे गए ज्ञान को स्थायी ज्ञान कहा जाता है।
इन्होंने इसके लिए कुछ बिंदु भी बताए हैं। शिक्षण करते समय बच्चों की शारीरिक और मानसिक अक्षमता तथा उनकी अपनी रुचियों का ध्यान आवश्यक है रखना चाहिए और उन्हें इस चीज के लिए सक्षम बनाना चाहिए। रटने के स्थान पर उनके समझने पर बल दिया जाना चाहिए। बच्चों को क्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें स्वयं के अनुभव से सीखने देने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। बच्चों के चित्त वृत्तियों के निरोध, चिंतन और मनन की जो क्रिया है उसमें प्रशिक्षित करते चलना चाहिए और उन्हें इस ओर अग्रसर करना चाहिए। बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और अपने कार्य करने की स्वतंत्रता भी उन्हें होनी चाहिए। शिक्षा का जो माध्यम है वह मातृभाषा ही होनी चाहिए। हर स्तर पर बच्चों के सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उनके प्रत्येक कार्य में उनके साथ किया गया व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में इनके द्वारा बताए गए जो अनुशासन के वो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे।